हेलो स्टूडेंट्स, पिछले टर्न पे मैंने आपको गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम बताया था। डाइवर्जेंस के बारे में हम बात कर चुके हैं, ग्रेडियंट के बारे में हम बात कर चुके हैं। आज हम कर्ल की बात करेंगे और कर्ल को समझने से पहले लाइन इंटीग्रल देखते हैं कि लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर फील्ड, सदिश क्षेत्र का रेखा समाकल क्या होता है। इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। किसी वेक्टर फील्ड में कोई दो पॉइंट्स P और Q हैं। P से Q तक के पूरे पाथ को हमने dr1, dr2, dr3 छोटी लंबाई के डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट एलिमेंट्स में डिवाइड कर लिया। डिस्प्लेसमेंट एलिमेंट मतलब छोटे छोटे विस्थापन अल्पांश में हमने उसको डिवाइड कर लिया। और ये जो विस्थापन है, ये जो डिस्प्लेसमेंट हैं, ये बहुत स्मॉल है, बहुत छोटे हैं। छोटे छोटे होने के कारण हम ये मान लेते हैं कि ये एक सरल रेखा है, एक स्ट्रेट लाइन है। और इन एलिमेंट्स पर वेक्टर फील्ड की वैल्यू a1, a2, a3 है। तो अगर ऐसा है तो डिस्प्लेसमेंट एलिमेंट और उनकी पोजीशन पर वेक्टर फील्ड, जैसे डिस्प्लेसमेंट एलिमेंट dr1 की पोजीशन पर वेक्टर एलिमेंट कितना है a1, dr2 पे कितना है a2। तो हम क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट एलिमेंट और उनकी पोजीशन पर जो वेक्टर फील्ड है उसका स्केलर प्रोडक्ट लेके उनका सम लेते हैं। तो वो किसके बराबर है, W बराबर a1 डॉट dr1 प्लस a2 डॉट dr2 प्लस a3 डॉट dr3 एंड सो ऑन। समेशन फ्रॉम P टू Q a डॉट dr। और अगर ये डिस्प्लेसमेंट एलिमेंट बहुत छोटा है, यानी कि लिमिट dr टेंड्स टू 0 है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, इंटीग्रल P टू Q a डॉट dr। तो इस समाकल को, इस इंटीग्रेशन को सदिश क्षेत्र A का पॉइंट P से Q तक का रेखा समाकल कहते हैं। This integral is known as the line integral of the vector field from point P to Q। तो ये है आपका लाइन इंटीग्रल। अब इसकी फिजिकल इम्पोर्टेंस क्या है, भौतिक महत्व क्या है। तो लाइन इंटीग्रल तो हमें पता अगर लग गया, P से Q a डॉट dr है। a आपका जो आपका डिस्प्लेसमेंट एलिमेंट है उस पर वेक्टर फील्ड है और dr आपका स्मॉल डिस्प्लेसमेंट एलिमेंट है। तो ये हमने देखा कि यदि किसी वेक्टर फील्ड में किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच वेक्टर फील्ड का लाइन इंटीग्रल पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, वो केवल एंड पॉइंट्स की पोजीशन पर डिपेंड करता है। तो हमें पता है ऐसे फील्ड क्या कहलाते हैं, जो पाथ पे डिपेंड नहीं करें, सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करें, कंजर्वेटिव फील्ड, संरक्षी क्षेत्र कहलाते हैं। जैसे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ग्रेविटेशनल फील्ड है, यानी कि विद्युत क्षेत्र है, गुरुत्वीय क्षेत्र है, ये सब कंजर्वेटिव फील्ड, संरक्षी क्षेत्र के एग्जाम्पल है। यानी कि इफ़ इन अ वेक्टर फील्ड द लाइन इंटीग्रल बिटवीन टू पॉइंट्स डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ but depends only on the position of the end points, that is P and Q, then such fields are known as conservative field। तो इस तरीके के फील्ड कौन से फील्ड कहलाते हैं, कंजर्वेटिव फील्ड कहलाते हैं। तो अगर मान लें कि वेक्टर फील्ड A जो है आपका, वो वेक्टर जो आपका वेक्टर A है, वो वेक्टर फील्ड में पॉइंट P से Q तक
पॉइंट P से Q तक जाने में जो फोर्स लग रहा है उसको डिफाइन कर रहा है। जो A है किसको डिफाइन कर रहा है? वेक्टर P से Q तक जाने में जो फोर्स लग रहा है उसको डिफाइन कर रहा है। तो फोर्स है हमारे पास A और dr क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? वर्क। तो A डॉट dr क्या चीज़ होगी? बल द्वारा, फोर्स द्वारा डिस्प्लेसमेंट एलिमेंट dr में किया गया कार्य। तो बल द्वारा डिस्प्लेसमेंट एलिमेंट dr में किया गया कार्य कितना है? A डॉट dr। तो टोटल वर्क डन बाय द फोर्स फील्ड फॉर द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द पॉइंट P टू Q क्या हो गया? फ्रॉम P टू Q इंटीग्रेशन A डॉट dr बिंदु P से Q तक बल द्वारा किए गए कार्य को प्रदर्शित करता है। अब यदि ये वेक्टर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता A, पहले तो फोर्स था तो वर्क डन हो गया। अब अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता E को रिप्रेजेंट करता तो P टू Q E डॉट dr बन जाता। तो ये क्या डिफाइन करेगा? ये भी वर्क डन को डिफाइन करेगा इन टेकिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यानी कि प्लस आवेश को P से Q तक ले जाने में किया गया कार्य। इसलिए क्योंकि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो किसके बराबर होती है? इक्वल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट चार्ज, यूनिट चार्ज पर लगने वाले बल के बराबर। और यदि विद्युत क्षेत्र के अगेंस्ट ये वर्क डन है तो किसके बराबर होगा? पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर डेल्टा V Vp माइनस VQ माइनस Vp, दैट इज माइनस P टू Q E डॉट dr। तो ये आपका जो है फिजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ लाइन इंटीग्रल है। बेसिकली ये किसको डिफाइन कर रहा है? ये डिफाइन कर रहा है बल द्वारा डिस्प्लेसमेंट एलिमेंट dr में किया गया कार्य। तो अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो जो है वर्क डन है इन टेकिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम P टू Q, और P से Q तक अगर हम इसको उसके वर्क डन के अगेंस्ट काउंट करते हैं तो ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस बन जाता है, दैट इज डेल्टा V बराबर VQ माइनस VP, यानी कि माइनस P टू Q E डॉट dr। अब आता है हमारा टॉपिक कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड। सदिश फलन का कर्ल क्या होता है? तो ये देखिए मैंने एक ये वेक्टर फील्ड में ये डायग्राम बनाया, इसको देखिए। में स्थित कोई पॉइंट P के चारों ओर हमने एक इमेजिनरी पाथ C ले लिया। क्या ले लिया हमने? एक इमेजिनरी पाथ C ले लिया। तो ये जो क्लोज पाथ C को हमने छोटी 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 लंबाई के एलिमेंट्स में डिवाइड कर लिया, जैसे उसमें डिस्प्लेसमेंट में किया था। अब इसमें हमने छोटी छोटी लंबाई के एलिमेंट्स में डिवाइड कर लिया, और मान लीजिए उसमें से किसी एलिमेंट पर डिस्प्लेसमेंट dl है। क्या है? dl। और इस एलिमेंट की स्थिति पर वेक्टर फंक्शन की वैल्यू कितनी है? a है। इसको हमने छोटे छोटे लेंथ में डिवाइड कर लिया, और उसमें से किसी एक एलिमेंट पर हमने एक अल्पांश पर विचार किया जिसका डिस्प्लेसमेंट dl है, और इस एलिमेंट की पोजीशन पर जो वेक्टर फील्ड है वो आपका a है। तो जो वेक्टर फंक्शन a और dl का जो स्केलर प्रोडक्ट है a डॉट dl क्या होगा? वेक्टर फील्ड A और जो आपने डिस्प्लेसमेंट लिया है उसका स्केलर प्रोडक्ट किसके बराबर है? A डॉट dl। तो सभी एलिमेंट के वेक्टर डिस्प्लेसमेंट dl और उन पर स्केलर फंक्शन जो है आपका वेक्टर फंक्शन जो है A का स्केलर प्रोडक्ट ले लेते हैं हम हर एक का, यानी कि हर एक का आपने A डॉट dl ले लिया। जैसे पहले आपने A डॉट dr लिया था, अब इसमें आपने हर एक का A डॉट dr ले लिया। तो पूरे पाथ के लिए इस सदिश फलन का क्या कहलाएगा? वो लाइन इंटीग्रल।
जिसे हमने गामा से डिफाइन किया है। तो गामा बराबर ए डॉट डी एल, लाइन इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर फंक्शन अराउंड अ क्लोज्ड पाथ इज ऑल्सो नोन एज सर्कुलेशन। परिसंचरण सदिश फलन के बंद पथ पर रेखा समाकलन को हम परिसंचरण के नाम से भी डिफाइन करते हैं, सर्कुलेशन भी कहते हैं। और जो ये लाइन इंटीग्रल है क्लोज्ड पाथ सी के द्वारा परिबद्ध पृष्ठ तल के ओरिएंटेशन पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? इसके ओरिएंटेशन पर डिपेंड करता है। तो जो रेखा समाकलन है उसका बंद पथ जो हमने क्लोज्ड पाथ सी लिया है, इसके द्वारा परिबद्ध पृष्ठ तल के ओरिएंटेशन यानी कि अभिविन्यास पर भी डिपेंड करता है। यदि बंद पथ पर ये जो आपका परिबद्ध पृष्ठ है तल को हम इस प्रकार से रखते हैं कि उसका लाइन इंटीग्रल या सर्कुलेशन का मान मैक्सिमम हो जाए। इसको हमने किस तरीके से रखा कि इसका लाइन इंटीग्रल या जो इसका सर्कुलेशन है उसका मान क्या हो जाए? मैक्सिमम हो जाए। तो क्या होगा? इस कंडीशन में लाइन इंटीग्रल तथा जो पाथ है उसके द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल के अनुपात का सीमांत मान क्या होता है? उसकी लिमिटिंग कंडीशन जब एरिया किसके निकट हो? ज़ीरो के निकट हो। जब एरिया किसके निकट हो? ज़ीरो के निकट हो। एरिया एलिमेंट की पोजीशन पर मैग्नीट्यूड में वेक्टर फील्ड का कर्ल कहलाता है। तो वेक्टर फील्ड का कर्ल आपके पास में क्या हो गया कि यदि बंद पथ द्वारा परिबद्ध पृष्ठ तल को इस तरीके से रखा जाए कि लाइन इंटीग्रल या सर्कुलेशन या परिसंचरण का मान मैक्सिमम हो जाए, तो इस कंडीशन में लाइन इंटीग्रल और पाथ द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल के अनुपात का सीमांत मान एरिया एलिमेंट की पोजीशन पर परिमाण में सदिश क्षेत्र का कर्ल कहलाता है। In this orientation, the ratio of the line integral to the area enclosed by the path with the area tending to 0, कंडीशन हमने क्या लेनी है? जो सीमांत कंडीशन हमको लेके चलनी है कि एरिया टेंड्स टू क्या है? 0 इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द कर्ल ऑफ द वेक्टर फील्ड एट द पोजीशन ऑफ द एरिया एलिमेंट। तो कर्ल ए बराबर क्या हो गया? कंडीशन लगा दी हमने कि क्या कंडीशन है? एरिया 0 के निकट हो, यानी कि लिमिट डी ए टेंड्स टू 0, गामा मैक्सिमम बाय डी ए। गामा मैक्सिमम क्या है आपका? लाइन इंटीग्रल। गामा मैक्सिमम आपने क्या लिया है? ए डॉट डी एल डिवाइडेड बाय किसका रेशो ले रहे हो? एरिया का। कौन सा एरिया? एनक्लोज्ड बाय द पाथ विद द एरिया टेंडिंग टू 0, तो गामा मैक्स बाय डी ए। तो गामा मैक्स की वैल्यू आपने रख दी, ए डॉट डी एल लाइन इंटीग्रल। तो ये जो आपकी पूरी बनी लिमिट डी ए टेंड्स टू 0 1 अपॉन डी ए इंटीग्रल ए डॉट डी एल इज इक्वल टू कर्ल ऑफ ए डॉट एन कैप। क्या बना? कर्ल ऑफ डॉट ए एन कैप। अब एन कैप क्या है यहाँ पर? एन कैप है इसका यूनिट वेक्टर। एन कैप क्या है? यूनिट वेक्टर। और ये जो आपने कर लिया है इसकी दिशा उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी जिसमें स्थित एरिया एलिमेंट सरफेस एलिमेंट की बाउंड्री पर सर्कुलेशन मैक्सिमम होता है। कहाँ पर होगी इसकी दिशा? उस तल के परपेंडिकुलर होती है जिसमें स्थित एरिया एलिमेंट सरफेस एलिमेंट की बाउंड्री पर परिसंचरण यानी कि सर्कुलेशन मैक्सिमम होता है।
तो जब इसका एरिया एलिमेंट जो आपका सरफेस एलिमेंट का एरिया है जब बहुत कम होता है यानी कि ज़ीरो के निकट होता है तो यही क्षेत्रफल अल्पांश की जगह एक पॉइंट बन जाता है। क्या बन जाता है? और पॉइंट बन जाता है और कर्ल का मान क्षेत्र में इस बिंदु की पोजीशन पर डिपेंड करता है। तो आपका कर्ल क्या हो गया? लिमिट डी ए टेंड्स टू 0 1/a लाइन इंटीग्रल a डॉट डी एल इज इक्वल टू कर्ल ऑफ a डॉट n कैप। तो ये है आपका कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड। अब फिजिकल मीनिंग क्या है कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड का? तो आप इसका फिजिकल मीनिंग देखिए। अब कर्ल से मतलब हमारा क्या होता है? कर्ल से हमारा मतलब क्या होता है? कर्ल से मतलब हमारा ये होता है कि अगर हम सदिश क्षेत्र के कर्ल की बात करते हैं तो इसका मतलब रोटेशन से होता है, सर्कुलेशन से होता है। The existence of the curl of vector field is always due to its rotation और circulation। तो जैसे मान लीजिए कि किसी द्रव के सदिश वेग को देखें हम, तो यदि द्रव के सदिश वेग का कर्ल 0 नहीं है, यानी कि अगर कर्ल v 0 के बराबर नहीं है, तो जो आपका फ्लूइड है, जो लिक्विड है, कि विशेष दिशा में गति के साथ साथ सर्कुलेशन मोशन के समान भी होती है। सर्कुलेशन मोशन ये मैंने आपको दिखाया, जो एरो बना के इस तरीके से मोशन होती है। अगर हम ये कहते हैं कि व्हेन कर्ल v इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी कि कर्ल v की वैल्यू 0 नहीं है, हम तो क्या कर रहे हैं? किसी द्रव के सदिश वेग पर विचार कर रहे हैं। तो यदि द्रव का सदिश वेग v का कर्ल 0 नहीं है तो द्रव की विशेष दिशा में गति के साथ साथ सर्कुलेशन मोशन भी होता है। जैसे मान लीजिए कोई द्रव से, कोई पानी से भरा हुआ टब के पैंदे में आप एक छेद कर दें, तो टब से जो लिक्विड है के निकलने के कारण इसकी जो सरफेस होगी, जो सतह होगी, उस पर एक भंवर सी बन जाती है। और इस प्रकार के मोशन के लिए द्रव के सदिश के वेग का कर्ल 0 के बराबर नहीं होता है। समझ में आया ना? आपने एक टब में पानी भर लिया, द्रव भर लिया और द्रव के पैंदे में एक छेद कर दिया, तो आप देखते हैं कि जैसे जैसे द्रव के टब में से पानी निकलता है तो पानी निकलने के कारण उसकी सतह पर गति भंवर के रूप में आ जाती है। एंड में आप देखते हो ना, वैसे गुड़ 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 सा होता है। तो इस प्रकार की गति के लिए द्रव के सदिश के वेग का कर्ल 0 के बराबर नहीं होता। तो इस सदिश क्षेत्र को रोटेशनल या कर्ल वेक्टर फील्ड कहते हैं। तो आपको फिजिकल मीनिंग का, इसका कर्ल का फिजिकल मीनिंग समझ में आ गया। मतलब किसी भी चीज़ के रोटेशन की बात कर रहे हैं तो उसका मतलब है कर्ल। अब आती है आपकी स्टोक्स कर्ल थ्योरम। अब स्टोक्स कर्ल थ्योरम देखिए, ये क्या होती है? आपने गाउसेस डाइवर्जेंस थ्योरम देखा, अब स्टोक्स कर्ल थ्योरम देखिए। तो मान लीजिए इसके लिए किसी वेक्टर फील्ड ए में एक क्षेत्रफल क्लोज्ड पाथ C के द्वारा परिबद्ध है। सपोज एन एरिया इज एनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड पाथ C इन अ वेक्टर फील्ड A। और फिर वही बात है, हम ये मान लेते हैं कि यह क्षेत्रफल बहुत सारे छोटे छोटे बंद पथ, जिसको हमने DC से डिफाइन किया है, द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफलों से मिलकर बना है। नंबर ऑफ एरियाज हैं एनक्लोज इन क्लोज्ड पाथ। और मान लिया हमने कि प्रत्येक क्षेत्रफल अल्पांश को परिबद्ध करने वाले पथ के अनुदिश सदिश क्षेत्र का जो सर्कुलेशन है या कर्ल है वो क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है। सपोज इन एवरी एरिया एलिमेंट the circulation of curl of the vector field along the path is anticlockwise। तो होगा क्या? किन्हीं दो क्षेत्रफल अल्पांश के कॉमन बाउंड्री पर जो वेक्टर फील्ड्स हैं उनका लाइन इंटीग्रल एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट होगा। लाइन इंटीग्रल ऑफ द वेक्टर फील्ड एट द कॉमन बाउंड्री of any two area elements
will be mutually equal and opposite. Like जैसे k टू l है a डॉट डी एल माइनस एल टू के a डॉट डी एल, तो इनका टोटल करेंगे तो क्या आ जाएगा a डॉट डी एल प्लस के टू एल एंड एल टू के ए डॉट डी एल इज इक्वल टू ज़ीरो। इसको मैं आपको डायग्राम से समझाती हूँ। अब आप देखिए इस डायग्राम को। अब ये वही है, सपोज एन एरिया इज एनक्लोज्ड बाय अ क्लोज्ड पाथ सी इन अ वेक्टर फील्ड ए। अब इसको आपने छोटे 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 बंद पथों में डिवाइड कर दिया। ये हमने बना रखे हैं इस तरीके से स्क्वायर की फॉर्म में। तो आप देखिए, और ये क्षेत्रफल जो है एक बंद पथ है, इसको हम डीसी से डिफाइन कर दिया। प्रत्येक क्षेत्र, फिर वही चीज़ आ गई हमने इन एरिया, सपोज इन एवरी एरिया एलिमेंट द सर्कुलेशन और कर्ल ऑफ द वेक्टर फील्ड along the path is एंटी क्लॉकवाइज। ये देखो, ये जो आपका डायरेक्शन दे रखी है ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसलिए किन्हीं दो क्षेत्रफल अल्पांशों की कॉमन बाउंड्री पर, तो आप देख लीजिए मैंने ये पहले जो सर्कुलेशन मोशन आपको दिखाया था, तो ये आपके देखिए एन एम एल के एल एम एन, तो ये देखो आपकी अलग अलग ये सर्कुलेशन मोशन है। तो के एक बाउंड्री ले ली, एल ले ली, एम ले ली, एन ले ली। तो वो ये कह रहा है कि किन्हीं दो क्षेत्रफल, कोई भी हो सकते हैं, के एल भी हो सकता है, एन एम भी हो सकता है। तो जैसे के से एल, किन्हीं दो क्षेत्रफल के अल्पांशों के कॉमन बाउंड्री पर, तो दो आपने पहले लिया के से एल, तो इसका क्या होगा, लाइन इंटीग्रल ए डॉट डी एल। फिर के टू एल एंड फिर वापस एल टू ए, एल टू के से एल गया और एल से के गया। तो दो क्षेत्रफल अल्पांशों के उभयनिष्ठ सीमा पर सदिश क्षेत्रों का जो लाइन इंटीग्रल है वो एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट होगा। द लाइन इंटीग्रल ऑफ द वेक्टर फील्ड एट द कॉमन बाउंड्री ऑफ टू एरिया एलिमेंट विल बी म्यूचुअली इक्वल एंड अपोजिट। तो आप देखिए इनके जो कॉमन बाउंड्री एलिमेंट है इस पे आपका जो लाइन इंटीग्रल है वो इक्वल, म्यूचुअली इक्वल और अपोजिट होगा। जैसे के टू एल ए डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस एल टू के एल डॉट ए डॉट डी एल। तो इसलिए के टू एल ए डॉट डी एल प्लस एल टू के ए डॉट डी एल इज इक्वल टू ज़ीरो। तो अब क्या होगा कि जो बाहर की परिसीमा सी के अतिरिक्त सभी अल्पांशों में, सी आपको ध्यान आ गया जो मैंने पाथ बनाया था, तो सभी में अपन ऐसे देखेंगे जो कॉमन पाथ के अलोंग है सदिश क्षेत्र का रेखा समाकलन सबका ज़ीरो के बराबर होगा। जैसे अपने आपने इनका देखा, के और एल वाले दो लेके देखे, तो इनका जो के टू एल एंड एल टू के, इनका सम किसके बराबर हो गया, ज़ीरो के बराबर हो गया। तो ऐसे सारे अपन ले सकते हैं जितने भी छोटे 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 क्लॉथ पाथ हैं, तो सबका जो है सम किसके बराबर होगा, ज़ीरो के बराबर होगा। तो एक्सेप्ट फॉर द आउटर बाउंड्री सी, उसको छोड़कर, मतलब इस सीमा आउटर बाउंड्री सीमा के अतिरिक्त, द सम ऑफ लाइन इंटीग्रल along the common paths around all the area element will be equal to ज़ीरो। तो आपके पास क्या आ गया, जो सी के लिए आपने ले रहे हैं लाइन इंटीग्रल ए डॉट डी एल इज इक्वल टू समेशन लाइन इंटीग्रल डी सी मतलब वो छोटे छोटे पाथ जो अपने लिए ए डॉट डी एल, समेशन हम लेंगे ही क्योंकि उसको हम पहले ही छोटे छोटे पाथ में डिवाइड कर चुके हैं। और कर्ल की डेफिनेशन क्या है, कर्ल ऑफ ए डॉट एन कैप इज इक्वल टू लिमिट डी ए टेंड्स टू ज़ीरो 1/dA ए डॉट डी एल। तो ए डॉट डी एल डी सी किसके बराबर हो गया आपके पास में, कर्ल ऑफ ए डॉट एन डी ए, और एन डॉट क्या है आपके पास में, यूनिट वेक्टर। अब दोनों इक्वेशन देखिए, पहली इक्वेशन क्या है, ए डॉट डी एल बराबर समेशन डी सी ए डॉट डी एल, और डी सी ए डॉट डी एल किसके बराबर है, कर्ल की डेफिनेशन से कर्ल ऑफ ए डॉट एन कैप डी ए। दोनों इक्वेशन को अगर हम इक्वेट करें तो हमारे पास क्या आ गया, ए डॉट डी एल लाइन इंटीग्रल इज इक्वल टू समेशन कर्ल ऑफ ए डॉट डी ए।
अब फिर वही अगर हम लेते हैं DA टेंड्स टू 0, तो आपका ये जो समेशन है ये किस में चेंज हो जाएगा, इंटीग्रेशन में। तो आपके पास क्या बन गया, A.dl लाइन इंटीग्रल इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल कर्ल A.da। तो अब आप देखो, एक तरफ आपका लाइन इंटीग्रल है और दूसरी तरफ आपका क्या है, सरफेस इंटीग्रल है। तो क्या बना अपनी डेफिनेशन क्या बन गई हमारे पास, एक तरफ हमारे पास लाइन इंटीग्रल है और दूसरी तरफ हमारे पास कौन सा इंटीग्रल है, सरफेस इंटीग्रल है। तो जो लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर फील्ड अलोंग द लिमिटिंग बाउंड्री हमने लिए, लिमिट डेल्टा DA टेंड्स टू 0 है, ऑफ द एरिया एनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द कर्ल ऑफ द वेक्टर फील्ड। दिस इज नोन एज स्टोक्स कर्ल थ्योरम। मतलब है हमारा, किसी सदिश क्षेत्र में क्लोज्ड पाथ द्वारा, इसी को ध्यान से देखिए, परिबद्ध क्षेत्रफल की बाउंड्री के अनुदिश सदिश क्षेत्र का रेखा समाकल, जो कि आपका क्या है, A.dl, उस परिबद्ध क्षेत्रफल पर सदिश क्षेत्र के कर्ल के सरफेस इंटीग्रल, जो कि आपका क्या है, सरफेस इंटीग्रल कर्ल A.da के इक्वल होता है। यानी कि द लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर फील्ड along the limiting boundary condition of the area enclosed by a closed path is equal to the surface integral of the curl of the vector field। और ये आपकी क्या कहलाती है, स्टोक्स की कर्ल प्रमेय। तो ये तो आपके पास हो गई गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम, स्टोक्स की थ्योरम। तो स्टोक्स कर्ल थ्योरम आपकी क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है लाइन इंटीग्रल इनटू सरफेस इंटीग्रल या सरफेस इंटीग्रल इनटू लाइन इंटीग्रल। गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम में क्या करता है, सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में या वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में। अब इसका एक लास्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर फील्ड्स, जो आपके न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। और इसको ध्यान से देखिए, जो वेक्टर फील्ड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और हाइड्रोडायनेमिक्स में यूज़ होते हैं उनको हम 4 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। मान लीजिए कोई वेक्टर फील्ड आपके ऐसे हैं जिसका कर्ल और डाइवर्जेंस दोनों वैल्यूज़ 0 हो। मान लो कोई एक ए वेक्टर फील्ड है जिसका कर्ल भी 0 है, कर्ल ए बराबर भी 0 है और डाइवर्जेंस ऑफ ए बराबर भी 0 है। तो ये कौन से फील्ड होंगे, ये कौन से वेक्टर फील्ड कहलाएंगे, सोलोनाइडल और इनकम्प्रेसिबल। सोलोनाइडल मतलब परिनलिकीय और असंपीडीय वेक्टर कहलाएंगे। तो मान लीजिए वेक्टर ए जो है इस तरीके की फील्ड में किस तरह से रिप्रेजेंट करेगा, एक ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन, यानी कि ए को हमने कैसे रिप्रेजेंट किया, ग्रेडियंट फाई। अब हम कहते हैं ये जो वेक्टर फील्ड है ए, इसका कर्ल भी 0 है और डाइवर्जेंस भी 0 है, यानी कि कर्ल ए बराबर भी 0 है और डाइवर्जेंस ऑफ ए बराबर भी 0 है। आपका जैसे आपका डाइवर्जेंस होता है डेल के साथ ए का डॉट प्रोडक्ट, इसी तरीके से कर्ल होता है वेक्टर के साथ डेल का वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट। तो डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट फाई क्या हो गया, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट फाई का मतलब डाइवर्जेंस मीन्स डेल डॉट, डेल डॉट क्या, ग्रेडियंट फाई, ग्रेडियंट फाई क्या होता है, डेल फाई। तो डेल डॉट डेल फाई इज इक्वल टू 0 और डेल डॉट डेल क्या हो गया, डेल 2। तो डेल 2 फाई इज इक्वल टू 0 ये आपकी कहलाती है लैप्लासिस इक्वेशन। और डेल 2 आपका लैप्लाशियन ऑपरेटर है। जैसे डेल की वैल्यू क्या होती है, आई कैप डेवा बाई डेवा एक्स प्लस जे कैप डेवा बाई डेवा वाई प्लस के कैप डेवा बाई डेवा जेड। तो डेल स्क्वायर क्या हो गया, डेल डॉट डेल, आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के 1, तो डेवा 2 बाई डेवा x2 प्लस डेवा 2 बाई डेवा y2 प्लस डेवा 2 बाई डेवा z2। तो आपने क्या देखा कि अगर कर्ल का डाइवर्जेंस और कर्ल दोनों ही 0 हैं तो उस कंडीशन में अपने पास इस तरीके से लैप्लासिस इक्वेशन मिल गई और जो आपका वेक्टर फील्ड होगा वो आपका सोलोनाइडल या इनकम्प्रेसिबल होगा।
अब यदि वेक्टर फील्ड आपका ऐसा है कि उसका कर्ल तो ज़ीरो है बट डाइवर्जेंस ज़ीरो नहीं है, मतलब कर्ल ए बराबर तो ज़ीरो है बट डाइवर्जेंस ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो जब कर्ल ए बराबर ज़ीरो है तो इसका मतलब वो कर्ली नहीं है बट कंप्रेसिबल है, यानी कि विथ सोर्स है। तो ए बराबर ग्रेडियंट फाई आप लेते हैं तो कर्ल ए बराबर क्या हो गया, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट फाई, और कर्ल ऑफ ग्रेडियंट फाई इज इक्वल टू क्या है, ज़ीरो, और डाइवर्जेंस ई इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। आपने पढ़ा होगा ई बराबर क्या होता है, माइनस ऑफ डेल फाई। ई बराबर क्या होता है, माइनस ऑफ डेल फाई। तो ई बराबर माइनस डेल फाई लिया और आप ले रहे हो कर्ल ई बराबर ज़ीरो। आप क्या ले रहे हो, कर्ल ई बराबर ज़ीरो, और डाइवर्जेंस ऑफ ई बराबर आप क्या ले रहे हो, डाइवर्जेंस ऑफ ई इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो डाइवर्जेंस ऑफ ई किसके बराबर है, डेल डॉट ई रो बाई एप्सिलॉन। आपको ध्यान हो तो गॉसेस का डिफरेंशियल फॉर्म है। तो डाइवर्जेंस ऑफ ई बराबर क्या है, रो बाई एप्सिलॉन। तो आपने देखा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डाइवर्जेंस ज़ीरो नहीं है पर उसका कर्ल क्या है, ज़ीरो है। तो वो वेक्टर फील्ड आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इससे हमने ई की वैल्यू रखी डेल डॉट ई में, ई बराबर माइनस डेल फाई है तो ये क्या बन गया, डेल टू फाई बराबर माइनस रो बाई एप्सिलॉन। और ये आपकी क्या आ गई, पॉइजन्स इक्वेशन। ये क्या कहलाती है, पॉइजन्स इक्वेशन। अब मान लीजिए वेक्टर फील्ड आपका ऐसा है कि कर्ल इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो बट डाइवर्जेंस ज़ीरो है। पहले तो था कर्ल ज़ीरो नहीं था, डाइवर्जेंस ज़ीरो था। अब क्या है, कर्ल इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो और डाइवर्जेंस ज़ीरो है। तो उस कंडीशन में जो आपका फील्ड होगा वो कर्ली होगा, यानी कि रोटेशनल होगा और सोलोनाइडल भी होगा, क्योंकि डाइवर्जेंस ज़ीरो है तो सोलोनाइडल हो गया। कर्ल इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो है तो क्या हो गया, रोटेशनल हो गया। तो इसका एग्जाम्पल मैग्नेटिक फील्ड का है, आप आगे पढ़ेंगे, आप देखेंगे डाइवर्जेंस ऑफ बी बराबर ज़ीरो आता है और कर्ल ऑफ बी बराबर आता है म्यू जेड जे सी प्लस जे डी, जो यहाँ पर ये धारा घनत्व है ड्यू टू कंडक्शन एंड ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट, जो आप नेक्स्ट मैक्सवेल्स इक्वेशंस पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ तो फिलहाल इतना बताने का मतलब ये है कि डिफरेंट कंडीशन में वेक्टर फील्ड कैसे डिफरेंट होते हैं। अब अगर कर्ल आपका भी ज़ीरो है, नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, डाइवर्जेंस भी नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, तो आपका कर्ली भी होगा और कंप्रेसिबल भी होगा। तो आपने चार कंडीशन देखी। पहली में जब दोनों ज़ीरो हैं, कर्ल भी और डाइवर्जेंस भी, तो सोलोनाइडल होगा और इनकम्प्रेसिबल होगा। दूसरी आपने कंडीशन देखी, आपने उसमें क्या है, कर्ल आपका ज़ीरो है पर डाइवर्जेंस ज़ीरो नहीं है, तो फील्ड आपका कर्ली नहीं होगा, रोटेशनल नहीं होगा, बट कंप्रेसिबल होगा। और जब आपका कर्ल ज़ीरो है, डाइवर्जेंस ज़ीरो नहीं है, तो कर्ल ज़ीरो नहीं है तो रोटेटरी होगा और सोलोनाइडल होगा। और जब दोनों ही आपके ज़ीरो नहीं है तो रोटेशनल होगा और कंप्रेसिबल होगा। तो ये आपका पहला चैप्टर था, फर्स्ट यूनिट, स्केलर एंड वेक्टर फील्ड। अब आपको इसकी प्रॉब्लम्स करनी पड़ेंगी। अगर प्रॉब्लम्स नहीं करेंगे तो ये चैप्टर आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, इस चैप्टर की प्रॉब्लम्स कीजिए। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो व्हाट्सएप पे आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।